नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, सबसे पहले हम नजर डालेंगे कृषि जगत की ओर, यानी कि खबरें खेती की। तो आइए चलते हैं। बरसात के पहले पशुओं का प्रबंध करें सुनिश्चित। सब्जी और बागवानी फसलों के लिए लाभकारी है मल्चिंग तकनीक। प्याज के उन्नत किस्मों से खेती को मिलेगी नई पहचान। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। अब खबर विस्तार से। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यही कारण है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों के हित में कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। उनमें से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के जरिए किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में बीमा कवरेज दिया जाता है। दरअसल प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों की वजह से अगर कोई फसल खराब होती है तो नुकसान की भरपाई इस स्कीम के जरिए होगी। इसके लिए किसानों को नाम मात्र प्रीमियम का भुगतान करना होगा। बरसात का मौसम जहां किसानों के लिए राहत लेकर आता है, वहीं यह पशुपालन के लिए चुनौतियों से भरा होता है। पानी भराव, बीमारियों का खतरा और चारे की कमी, ये सभी पशुओं के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए पशुपालक किसान भाई मानसून शुरू होने से पहले ही प्रबंधन करना चाहिए। बरसात का मौसम किसानों के लिए राहत और खुशहाली लाता है, लेकिन साथ ही लाता है पशुओं के लिए कई तरह की चुनौतियाँ। इस मौसम में पशुओं की देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। बरसात के समय रोगों का प्रकोप बढ़ता है। खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, त्वचा रोग जैसे बीमारी से बचने के लिए पशुपालक समय पर टीकाकरण कराना न भूलें। साथ ही इनसे बचाव के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी अवश्य करें। गर्भवती और नवजात पशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें अलग स्थान पर रखें और पर्याप्त पोषण दें। अगर पशु सुस्त हो, खाना कम करें या चलने में परेशानी हो तो बिना देरी किए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जाहिर सी बात है, बरसात की तैयारी केवल खेतों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी जरूरी है। मल्चिंग तकनीक आधुनिक कृषि की ऐसी विधि है जो न केवल फसल की गुणवत्ता में सुधार करती है, बल्कि पानी की बचत, मिट्टी के संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण में भी मदद करती है। मल्चिंग तकनीक में मिट्टी की सतह पर प्राकृतिक या कृत्रिम सामग्री की एक परत बिछाई जाती है। इसे मल्च कहा जाता है। ये परत मिट्टी को ढककर कई तरह के लाभ प्रदान करती है, जैसे कि मिट्टी में नमी बनाए रखना, तापमान को नियंत्रित करना और खरपतवार को उगने से रोकना। मल्चिंग से मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे पौधे अत्यधिक गर्मी या ठंड से सुरक्षित रहते हैं। यह विशेष रूप से सब्जियों और बागवानी फसलों के लिए लाभकारी है। मल्चिंग तकनीक एक आधुनिक और आवश्यक तकनीक है जो कृषि क्षेत्र में नई क्रांति ला सकती है और किसानों की समृद्धि को सुनिश्चित करती है। प्याज बिहार के प्रमुख फसलों में से एक है जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बदलते मौसम, उन्नत कृषि तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता को देखते हुए बिहार में प्याज की उन्नत किस्मों का विकास और प्रचलन किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। पूसा रत्नार, नासिक रेड, भीमा राज, अर्कानिक हिल एवं भीमा सुपर प्याज की किस्में हैं जिसकी खेती किसान भाइयों को अधिक मुनाफा दिला सकती है। कृषि उत्पादन में कीटों का आक्रमण एक गंभीर समस्या है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान होता है। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में किसानों के लिए एक बेहतर तकनीक है लाइट ट्रैप। ये कीटनाशकों के प्रयोग को कम कर प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण में मदद करता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैंगन 2100 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 2200 से 2350 रुपये प्रति क्विंटल, गोभी 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल, बंदा गोभी 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 1500 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं भिंडी 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल।
चलते चलते अब एक नज़र मौसम के पूर्वानुमान पर। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की एवं मध्यम बारिश होगी। इस दौरान 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद तकनीक, सफलता की नई कहानी और साथ में जाना मौसम का हाल। किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे भी बहुत कुछ है खास, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालक किसान भाइयों, गर्मियों में पशुओं में आहार प्रबंधन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ आपको आर्थिक नुकसान ना पहुंचे। जी हाँ, हम बात करें गर्मियों में पशुओं के लिए आहार प्रबंधन की। तो चलिए इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, गर्मियों में पशुओं का आहार प्रबंधन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पशुओं में कई तनाव, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उन्हें कितनी पानी पिलानी चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी के लिए ज़रूरी है आहार प्रबंधन। तो जी हाँ, आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी, विभागाध्यक्ष वेटनरी कॉलेज पटना से। तो जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले यह बताइए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक किसान भाइयों को, कि क्यों ज़रूरी है पशुओं में संतुलित आहार और कितनी मात्रा होनी चाहिए? जैसे जैसे पारा बढ़ता जाता है, पशु पक्षी हमारे परेशान होते हैं, तापमान शरीर का बढ़ जाता है, वातावरण के तापमान के साथ उसमें बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती है। धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस तेज़ हो जाती है और उनके मुंह से लार, यानी कि उसकी जो पूरा का पूरा तंत्र है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है मैनेजमेंट के लेवल पे, लेकिन अगर पशु पक्षी को आपको सुरक्षित रखना है और ख़ास करके गर्मियों के मौसम में आपको उसको अधिक उत्पादकता बनाए रखना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसके खान पान और आहार की व्यवस्था क्या होगी। संतुलित आहार यूँ तो जीवन के हर एक पहलू के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उसी से पशुओं का जीवन यापन होता है, ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मिलता है, सारे के सारे पोषक तत्व मिलते हैं और साथ ही साथ जीवन निर्वाह या उत्पादन कह लीजिए या प्रजनन कह लीजिए, इवन जो सांस भी हमारे पशु पक्षी लेते हैं उसके लिए भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। लेकिन संतुलित आहार को अगर मोटे शब्दों में समझें तो जितनी ज़रूरत है पोषक तत्वों की, यथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, पानी,
उतनी मात्रा में अगर हम दे देते हैं तो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। तो यूँ कह लीजिए कि संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक होता है। और संतुलित आहार का अगर प्रबंधन हम करना चाहते हैं तो हमें उनकी अवस्था देखनी होती है कि किस अवस्था में, जैसे आपको उदाहरण के लिए कहें कि दूध देने वाली गाय है तो उसका कुछ अलग व्यवस्था होगा। अगर कोई गाय हमारी गाभिन है उसकी कुछ अलग व्यवस्था होगी, क्योंकि समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ और अवस्था के साथ साथ वो अलग अलग होता है। तो मोटे तौर पे संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी पशु पक्षी के लिए। तो पंकज जी, जैसा कि आपने बताया कि पशुओं में संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है, तो पशुओं में संतुलित आहार प्रबंधन हमारे किसान भाई, पशुपालक किसान भाई कैसे करें, उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें। निश्चित तौर पे किसान बंधुओं, संतुलित आहार का प्रबंधन हम अपने घर पे कर सकते हैं। जब हम पशुओं की बात करें, खास करके गाय और भैंस की बात करते हैं, तो उसमें जो पेट होते हैं उसके 4 यूँ कह लीजिए कि कंपार्टमेंट होते हैं, इसलिए उनको चारा देना ज़रूरी होता है। तो यूँ कह लें कि पशुओं में जो संतुलित आहार है गाय भैंस में, उसमें चारा और दाना दोनों चीज़ होना चाहिए। उसकी मात्रा जो होती है करीब 60% चारा होना चाहिए और 40% दाना होना चाहिए। चारा में 2 तरह के होते हैं, एक को हम सूखा चारा कहते हैं जो हमारे आसपास जो उपलब्ध होता है, चाहे वो धान का पुआल है या गेहूं का भूसी है या मक्का का ठठेरा है, और जो हरा चारा होता है जो भी सीजनल हमारे पास उपलब्ध होता है, ठंडे के समय अलग, गर्मी के समय, जैसे हम बरसीम के बारे में बात करें, मक्का के बारे में बात करें, जौ के बारे में बात करें, तो ये जो भी हरा चारा, चाहे वो दलहनी हो या अदलहनी हो, तो ये हमें अपने पशुओं को अगर हम कहें तो कि 60% जो है वो चारा मिलना चाहिए। दूसरा होता है कि दाना मिश्रण, जिसमें कि किसान हमें उसको घट्टा भी बोलते हैं, कई बार कपिला भी बोलते हैं, कई बार उसको पैलेट भी बोलते हैं। तो वो दाना मिश्रण क्या होता है कि जितने भी तरह के, जैसे आपको कह लें कि मक्का है, चोकर है, खल्ली है, नमक है, ये सारों का जो मिश्रण देते हैं उसको वो दाना मिश्रण कहते हैं। वो या तो घरेलू हो सकता है या आप बाज़ार से जो है खरीद सकते हैं। तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर किसान बंधु चाहें तो अपने घरों में आहार कैसे बनाएं, खास करके जो दाना मिश्रण है कैसे। मोटी सी बात है कि कोई भी अनाज अगर आपको लेना है तो करीब 40% के आसपास आप ले लीजिए, चाहे वो मक्का का दर्रा हो, गेहूं का दर्रा हो, यही 2 चीज़ें उपलब्ध होती है। अगर दोनों है तो दोनों आधा आधा लें। उसके बाद जो दूसरा जो मुख्य तत्व होता है वो होता है खल्ली। कोई भी खल्ली आपके पास हो, चाहे वो सरसों की खल्ली हो, तीसी की खल्ली हो, सोयाबीन की खल्ली हो, ये आप करीब जो है उसमें 30% ले लेंगे। तो 40 और 30 जो है वो 70 के आसपास हो गया। उसके बाद जो 30% होता है उसमें आप चोकर ले लें, या आपको दाल की चुन्नी होती है वो ले लें, या राइस ब्रान होता है उसको ले लें। तो ये तीनों को जो है आपने 40-30 के मात्रा में ले लेंगे, तो ये एक आहार मिल गया। और इसके ऊपर क्या करना है कि खनिज लवण मिश्रण जो है आपको 2% मिलाना है और 1% जो है वो नमक मिलाना। तो ये एक तरह से आपका दाना मिश्रण बन के तैयार हुआ। कई बार किसान पूछते हैं मात्रा कितनी होगी, तो इसकी जो मात्रा होगी, हर एक 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो ऐसा वाला दाना देना है, चाहे वो बाज़ार का हो चाहे आप अपने घर में बनाएं। तो इस तरह से जो है वो पूरा का पूरा आप चारा और दाना मिश्रण के साथ साथ अपने पशुओं का संतुलित आहार बना सकते हैं। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि वैकल्पिक रूप से घर में गुणवत्ता और आसान और सस्ता आहार प्रबंधन किया जा सकता है हमारे पशुओं के लिए। और साथ ही साथ पंकज जी, हमारे पशुपालक किसान भाइयों को ये बताइए कि क्या गर्मियों में खास देखभाल की ज़रूरत होती है हमारे पशुओं को? जी, गर्मियों में बहुत ही खास होता है उनका आहार प्रबंधन, क्योंकि गर्मी के समय में किसी भी पशु पक्षी या इंसान को भी आप देखते हैं कि भूख कम लगती है। तापमान इतना बढ़ा होता है कि पाचन तंत्र भी अच्छे से काम नहीं करता है, तो भूख कम लगती है, यानी कि जितना वो पहले खा रहे होते हैं उससे उसकी मात्रा कम होती है। तो ऐसे में क्या करना होगा, और उसकी आवश्यकता तो उतनी ही रहती है, खास करके ज़्यादा भी हो जाती है। तब क्या करना होगा कि हम जो आहार बनाएंगे वो थोड़ा सघन होगा, यानी कि गुणवत्ता और ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये कि समझ लीजिए कि आप पहले 1 किलो में 20% प्रोटीन दे रहे थे, तो अब आपको 750 ग्राम में ही 20% प्रोटीन देना होगा। तो उसके लिए गुणवत्ता बढ़ानी होगी। मक्का का जो दर्रा होगा वो अच्छे गुणवत्ता वाला होगा, खल्ली होगा वो भी गुणवत्ता वाला होगा, आपके जो चुन्नी होगी वो भी गुणवत्ता वाला होगा। और ख़ास करके ऐसे मौसम में हम क्या करते हैं, पशुओं को एक बाईपास फैट कहते हैं, तेल नहीं देना चाहिए, कि बाईपास फैट हम मिलाते हैं। मिनरल मिक्सचर
जिसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो करीब 2% हमें देना चाहिए। नमक की मात्रा भी भरपूर होनी चाहिए। तो उसमें जो आहार प्रबंधन आपको ध्यान में रखना है कि गुणवत्ता को और ध्यान में देना है, ध्यान में आपको रखना है। थोड़ा सा यहाँ बताना चाहें कि किसान बंधु हमारे क्या करते हैं कि सरसों की खल्ली जैसे जाड़े के समय में वो रात भर फुला देते हैं और दिन में खिलाते हैं। तो गर्मी के समय में आपको इतना देर नहीं फुलाना है, खास करके सरसों की खल्ली। आपको क्या करना है कि मात्र 2-2.5 घंटा पहले ही उसको फुलाइए, नहीं तो क्या होगा कि खल्ली आपका ख़राब हो जाएगा। उसी तरह अगर गर्मी में हम कहें तो जैसे जौ, अनाज में अगर जौ उपलब्ध है तो जौ की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं, गुड़ की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं, बाईपास फैट जो है 1% दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गर्मियों में थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम खास बताना चाहेंगे कि जो मीठा सोडा होता है, मीठा सोडा जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये अपने पशुओं को गर्मी के समय में ज़रूर दें। अगर आप दाना में देना चाह रहे हैं तो 1% की मात्रा में दें, और अगर ऊपर से देना चाह रहे हैं तो कम से कम 50 ग्राम प्रतिदिन दें। होता क्या है कि पसीने के माध्यम से बहुत सारे जो आयन्स उसके लॉस होते हैं, और गर्मियों के समय में एसिडिटी की संभावना ज़्यादा बन जाती है। और जब एसिडिटी की संभावना बन जाती है तो ऐसे में जो मीठा सोडा है, जो घरेलू मीठा सोडा हम लोग खाते हैं, उसकी मात्रा आप अपने पशुओं को, खास करके गाय भैंस को जो दूध दे रही है, उसको तो अति आवश्यक है कि 50 ग्राम आपको देना चाहिए, खास करके गर्मियों में। तो पशुपालक किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी हमारे डॉक्टर साहब से समझा कि कैसे गर्मियों में पशुओं का आहार प्रबंधन किया जाए, आहार की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सस्ता और घरेलू आहार कैसे घर में बनाया जाए, साथ में पानी की कितनी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने आपको दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि गर्मियों में पशुओं का आहार प्रबंधन कैसे किया जाए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। तो दर्शकों, गर्मियों में आहार प्रबंधन पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों के आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो कि है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकार की योजनाओं में से एक योजना से हमारी एक खास फिल्म। तो आइए देखते हैं कि क्यों जरूरी है किसानों के लिए यह योजना। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण,
क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। पशुपालक किसान भाइयों, आपने अभी देखा कि गर्मियों में पशुओं का आहार प्रबंधन क्यों ज़रूरी है और साथ में समझा सरकार की योजनाओं को। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।